हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसके यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो पीवाई क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। और ये पेडागोजी जो है सिर्फ भाषा के लिए ही नहीं, हिंदी के लिए ही नहीं है, बस ये ईवीएस के लिए भी और सीडीपी में जो आता है पेडागोजी उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सब में, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि अच्छे से आप स्टडी कर सके फ्रेंड्स और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भाषा है। भाषा क्या है? संरचनाओं की व्यवस्था है, संप्रेषण की व्यवस्था है, नियम संचालित व्यवस्था है या विज्ञान की व्यवस्था है। तो यहाँ पे भाषा पूछ रहा है कि भाषा डैश है, तो संरचनाओं की व्यवस्था है कि संप्रेषण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो नियम संचालित व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भाषा होती है ना, उसमें नियम होता है, नियमबद्ध तरीके से हम भाषा को सीखते हैं। अगर हम कोई अपना बोलते हैं, अपना अभिव्यक्ति अगर हम देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जो वर्णों का जो व्यवस्थित जो क्रम होता है, जो समूह होता है, वो एक सीरीज से होता है, एक नियम से होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भाषा होती है नियम संचालित व्यवस्था है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ने की जो प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कठिन शब्दों का अर्थ, तीव्र गति से पढ़ना या अर्थ व्यंजन, या डी है कि पात्रों का नाम याद रखना। तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, पढ़ने की जो प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो अर्थ व्यंजन, मतलब जो कि हम जो कुछ भी पढ़ें उसका अर्थ अच्छे से हमको समझ में आना चाहिए, वही होता है अर्थ व्यंजन। तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है? निजी से व्यक्तिगत, निजी से सामाजिकृत, आत्म केंद्रित से सामाजिक, सामाजिक से आत्म केंद्रित। यहाँ पे ये पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि भाषा का विकास कहाँ से और कहाँ तक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आत्म केंद्रित से सामाजिक। यहाँ होगा पियाजे के अनुसार भाषा का विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। कैसे? लिपि ज्ञान वर्तनी से, रेखांकन शब्द लेखन से, या रेखांकन चित्रांकन से, या वर्तनी ज्ञान से चित्र लेखन से। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा है फ्रेंड्स कि जो प्राथमिक स्तर के हमारे बच्चे होते हैं उनके जो है लेखन, जो लिखने की कौशल होती है, जो राइटिंग स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे वो बच्चे जो है लिखने का प्रयास कर सकते हैं और वो कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे रेखांकन और चित्रांकन, क्योंकि पहले आड़ी तिरछी रेखा बच्चे जो है कुछ भी बनाते हैं, सीखते हैं, इसीलिए वो रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से क्या होता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में ये कौशल को विकास किया जा सकता है, लेखन कौशल का विकास। तो रेखांकन और चित्रांकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अध्यापक को कक्षा में सदैव प्रयोग करना चाहिए मातृभाषा, मानक भाषा, किसी भी भाषा, उपभाषा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अध्यापक होता है उसको हमें क्या करना चाहिए कि मातृभाषा का सदैव प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है कि अगर अध्यापक कक्षा में अगर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले जो बच्चे की मातृभाषा है उसी मातृभाषा में हम बच्चे को कुछ भी बताएं, कुछ भी सिखाएं तो बच्चे जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे है कि अध्यापक को कक्षा में सदैव
मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, मानक भाषा का नहीं, किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं, उपभाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा एनसीईआरटी है और उसमें भी ये बताया गया है कि एनईपी में भी बताया गया है कि मातृभाषा जो है, कभी भी बच्चे को कुछ भी बताएं, कुछ भी सिखाएं क्लास में, तो उसके मातृभाषा में ही सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, जब तक छात्र रुचि लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अध्यापक चाहे। तो जब तक अध्यापक चाहे तब तक हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रक्रिया तब तक हम नहीं चला सकते हैं। जब तक विद्यालय में समय मिले, ये भी हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा, बी भी हमारा गलत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उपचारात्मक जो शिक्षण है, इस प्रक्रिया में हमको बच्चे को जो है जब तक कि उसको पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता है, उसके कमियों को हम दूर नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है हम इस प्रक्रिया को चलते रहना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि बालक के जो बच्चे हैं कक्षा में, वहाँ के जो है वो बच्चों की जब तक कमी को दूर ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे यह किसने प्रस्तावित किया है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण जो डिवाइस होता है विद्यमान होता है? पियाजे ने, वागोत्स्की ने, चॉम्स्की ने, और यहाँ पे है डॉन सालोविन ने। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि यह किसने प्रस्तावित किया है कि जो बच्चे होते हैं बाय बर्थ, वो जब पैदा होते हैं तभी से उनके अंदर जो है भाषा अधिग्रहण का डिवाइस विद्यमान रहता है ऑलरेडी। ये किसने कहा है? तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया है एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये होती है। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने ही बताया है, नॉम चॉम्स्की ने। तो वही डिवाइस की बात हो रही है LAD की, कि जो भाषा अधिग्रहण होती है ये बच्चों में बाय बर्थ होती है, वो जन्मजात होता है, वो ले करके वो पैदा होते हैं बच्चे। तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है। उनको भाषा सीखने की बाहर से अलग से क्षमता की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बच्चा जो है वो ले करके ही पैदाइश ही आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, वह क्या कहलाता है? चित्रकारी, लिखना, कर्मठ होगा यहाँ पे, या स्क्रिबलिंग, या स्वयं की वर्तनी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कर्मठ काटे या स्क्रिबलिंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है क्वेश्चंस कि पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ आया, यह किस सिद्धांत पर चलता है? बाल केंद्रित सिद्धांत पर, शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर, बहुमुखी प्रयास से अभ्यास सिद्धांत पर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि जो पढ़ाया गया है वो विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत पर पता चलता है? तो ये बाल केंद्रित सिद्धांत पर पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शिक्षण सूत्र के सिद्धांत पर नहीं चलता है, बहुमुखी प्रयास से भी नहीं चलता, अभ्यास सिद्धांत से भी पता नहीं चलता है। तो ये चलता है बाल केंद्रित सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भावपूर्ण पढ़ना, व्याख्या, छंद, अलंकार। तो सबसे पहले जो हम कविता पढ़ते हैं, तो कविता पढ़ने के लिए सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंस होती है, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वो है कि भावपूर्ण से पढ़ना, क्योंकि उसमें लय होता है। उसको हम भावपूर्ण तरीके से अगर उस कविता को नहीं पढ़ें तो क्या होता है कि वो कविता फिर हम उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो कविता वो कविता नहीं रह जाती है। तो वो जो है लगता है कि हम कोई पत्र लेखन या कोई हम जो है कुछ अलग कुछ पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, ऐसे महसूस होता है। तो कविता को हम भावपूर्ण पढ़ना, ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कविता के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं, ये कि भाषा अधिगम की केंद्रीय से आशय है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होना है। विषय वस्तु के अधिगम में भाषा पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। भाषा अधिगम मूलतः विषय वस्तु का ही अधिगम है। प्रत्येक विषय वस्तु का अधिगम मूलतः भाषा अधिगम ही है। कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भाषा अधिगम है वो
वो भाषा अधिगम जो केंद्रीय है उसका आशय किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा कि प्रत्येक विषय वस्तु का अधिगम मूलतः भाषा अधिगम है। मतलब जितने सारे जो है भाषा होते हैं, प्रत्येक भाषा जो सभी विषय वस्तु होते हैं वो सभी क्या होते हैं कि भाषा होती है उनकी, और उस भाषा में जो है निहित होता है और उनका अधिगम केंद्र होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छा भी लग रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, ताकि सीटेट एग्ज़ाम ऐसा है ना कि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं ना रिपीट होते हैं। उन्हें मैंने भी जब सीटेट का एग्ज़ाम दी थी तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे जो कि रिपीट हुए थे, और हमने फ्रेंड्स पूरे 3 बार अब हमने सीटेट क्लियर कर चुके हैं। तो इसलिए हमको सीटेट से बहुत अच्छा से अनुभव है। तो इसलिए जो है हम अच्छा से अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी स्टार्टिंग के हैं, जो अभी पहली बार सीटेट दे रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा उनको फोकस करने की ज़रूरत होगी। हम लास्ट में एक वीडियो लाएंगे कीवर्ड्स वाले, जो सीटेट के वीडियो होते हैं, कैसे सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उसमें कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, उससे आसानी से जो है हम कम टाइम में अच्छे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सड़क पर दौड़ना, धागे में मोती पिरोना, फुटबॉल को लात मारना, नदी में तैरना। तो यहाँ पे जो होगा सूक्ष्म गत्यात्मक जो कौशल है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ये चेंज करके पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स ऐसा। तो धागे में मोती पिरोना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें मेहनत, ज़्यादा फोर्स, बल नहीं लग रहा है। सड़क पर दौड़ने में ज़्यादा फोर्स होगा, फुटबॉल को लात मारते हैं उसमें भी फोर्स की बात हो रही है, नदी में जब हम तैर रहे हैं उसमें भी, लेकिन जो धागे में मोती पिरोने की बात हो रही है वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे भाषा अर्जन तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को पठन का अवसर दिया जाए। तो भाषा अर्जन और अधिगम दो होता है फ्रेंड्स। तो भाषा जो है, जो अर्जन होती है, तो वो क्या होता है कि अपने परिवेश में बच्चे रह करके अपनी भाषा अर्जन करते हैं। और भाषा अधिगम की बात अगर की जाए तो भाषा अधिगम जो है होती है नियमबद्ध तरीका होता है उसका। हमें स्कूल में बुक से या फिर स्कूल में किसी आयोजन के द्वारा कोई अगर कोई कार्यक्रम होता है उसके थ्रू जो है बच्चे सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भाषा अर्जन की होती है, बच्चे अपने आस पास पड़ोस, अपने परिवार के द्वारा जो सीखते हैं, अर्जन करते हैं, वो भाषा अर्जन कहलाता है। तो ये उनका परिवेश रहा अपने फैमिली का, अपने पास पड़ोस का, तो इससे जो है बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाना चाहिए भाषा अर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हम सबसे पहले क्या करें? ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, नियम प्रस्तुत करना चाहिए या वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे है कि जो व्याकरण होती है, जो व्याकरण पढ़ाने का जो निगमनात्मक उपागम है, उसकी अनुशंसा क्या करता है? तो नियम प्रस्तुत करना चाहिए इसमें। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए सपोज दैट कि हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो निगमनात्मक होता है एक, और जो उदाहरण से होता है वो आगमनात्मक होता है। जैसे कि आगमन विधि और निगमन विधि, सिंपल भाषा में समझिए फ्रेंड्स। जो निगमनात्मक, निगमन को ही निगमनात्मक कहते हैं और आगमन विधि को आगमनात्मक उपागम कहते हैं। तो यहाँ पे जो निगमन विधि होता है, नियम के थ्रू जो होता है, सबसे पहले अगर हम संज्ञा पढ़ाते हैं तो संज्ञा को क्या करते हैं? संज्ञा का परिभाषा दे करके हम कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान विशेष को जो है हम संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे बता करके फिर हम उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राम, श्याम, आगरा, कोलकाता या फिर हिमालय, गंगा, ये सब नाम बता करके हम संज्ञा को बताते हैं बच्चों को। ये नियम का हुआ कि ये निगमनात्मक उपागम है। नियम प्रस्तुत इसी में होता है।
अगर हम आगमनात्मक विधि की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बच्चों से पूछेंगे कि बताओ कि जो है नदी देखा, पहाड़ देखा, या फिर नहीं तो उसके आस-पास पड़ोस में जो कुछ होते हैं कि अपने फैमिली का नाम बताओ, उसमें कौन-कौन होते हैं, तो वो संज्ञा होता है। जो किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया वो संज्ञा हो गया। एनिमल्स का कोई जानवर का नाम पूछते हैं बच्चों से तो बताता है कि हाँ, हमने अपने डॉगी का नाम पॉपी रखा या कुछ भी रखा, तो उसका जो है नाम बताता है। तो बताएंगे बच्चों से कि वही संज्ञा है। फिर हम संज्ञा का डिफिनीशन बताएंगे, वो होता है आगमनात्मक उपागम। लेकिन यहाँ पे हम निगमनात्मक उपागम की बात कर रहा है तो नियम प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले हम संज्ञा का परिभाषा बताएंगे, फिर उसका उदाहरण देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि आगमन और निगमन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पाठ्य सामग्री का विस्तार, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। पाठ्य सामग्री का विस्तार, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका पाठ्य सामग्री का विस्तार करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि का विशेषता है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि, प्राकृतिक, द्विभाषिक, श्रव्य भाषिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि जो प्रत्यक्ष हो या कहिए डायरेक्ट, ये मेथड जो है मातृभाषा को स्थान न देना, इस विधि की विशेषता है प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में कई बार मातृभाषा से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। सीटेट में ऐसे सीटेट हो नहीं सकी कि यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप ना करे। तो मातृभाषा को हमें हमेशा प्रीफर करना है और मातृभाषा में ही बच्चे को हमको कुछ भी अधिगम कुछ भी करना है, मातृभाषा में ही बच्चे को बताना है ताकि बच्चे आसानी से सीखें। तो ये क्वेश्चंस में अगर आए मातृभाषा हो तो एक ट्रिक होता है, उसमें जो है हम बताएंगे, पूरी लास्ट में एक वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन, निबंध लेखन। तो यहाँ पे होगा जो सृजनात्मक लेखन होती है वो अनौपचारिक लेखन, यहाँ पे है अनौपचारिक लेखन सबसे उपयुक्त होता है अभ्यास के लिए। क्योंकि अनौपचारिक ये होता है ना कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, कोई पाबंदी नहीं होती है। आप जो है पूरे फ्री रहते हो, कहीं भी किसी भी तरीके से अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, कहीं से भी पा सकते हो। और औपचारिक लेखन से ये होता है ना कि आपको बताया जाएगा कि ये पाठ है, ये बुक है, तो इस बुक में ये पाठ इतना ही लिखना है। मतलब उसमें एक नियम रहता है, नियमबद्ध तरीके से औपचारिक लेखन होती है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसी नहीं होती है। आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक पे कहीं से भी कुछ भी आप लिख सकते हैं और अपना लेखन जो स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें अनौपचारिक लेखन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सृजनात्मक लेखन के लिए सबसे उपयुक्त लेखन अनौपचारिक लेखन ही माना जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने सीटेट के जो है अगले बार सीडीपी का हम वीडियो लाने वाले हैं जो कि पीवाई क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और सीटेट बार बार हम कह रहे हैं फ्रेंड कि सीटेट रिपीट करता है क्वेश्चंस को। सीटेट ऐसा है ना कि हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना तो उसमें से कम 5 या 10 क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर का भी ये क्वेश्चंस है और आगे भी जो सीडीपी के हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहेंगे ताकि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच सके। और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, बिल्कुल नर्वस ना हो क्योंकि सीटेट बहुत ही आसान है। थोड़ी सी लैंग्वेज क्रिटिकल होती है, थोड़ी सी लैंग्वेज अगर समझ जाएंगे सीटेट का क्वेश्चंस का लैंग्वेज तो हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।